सो हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बट कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा स्वस्थ नहीं चल रहा हूँ। कारण ये है कि गला थोड़ा सा खराब है, जैसे कि आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का जो चैप्टर है वो साउंड ही है। तो साउंड चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ मेरी साफ नहीं आ रही है। और यही कारण है कि मैं वीडियो थोड़ा टाइम पर डाल नहीं पाया, क्योंकि अब तो थोड़ी बहुत मेरी आवाज निकल रही है, इससे पहले तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी। डिस्पाइट ऑफ दैट, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है बच्चों साउंड। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिजिक्स का, और कई सारी चीजें हम रियल लाइफ से हम रिलेट करके इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, दैट इज साउंड। साउंड क्या है? तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। A sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears। बच्चों, साउंड कुछ भी नहीं है, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमारी कानों में एक सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये प्रोड्यूस होती क्यों है? दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। साउंड बच्चों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड बनता कैसे, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बच्चों साउंड जो है वो स्टार्ट होता है विद द वाइब्रेशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई चीज वाइब्रेट करती है तो यार उससे आवाज कैसे सुनाई देती है, क्या लेना देना है। तो इस चीज को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, कैसे साउंड ट्रेवल करता है और हमारे कानों तक हमें सुनाई देता है। तो बट फिलहाल याद रखेंगे, समझेंगे इस बात को आगे हम डिटेल में, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये ट्रेवल कैसे करता है? इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव की फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है। बच्चों, वेव क्या है? व्हाट इज वेव? यहाँ पे सवाल उठता है कि वेव क्या है। तो बच्चों, वेव इज बेसिकली ए डिस्टरबेंस दैट मूव्स थ्रू द मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। तो बच्चों, वेव एक तरीके की डिस्टरबेंस है। किसी भी मीडियम में एक डिस्टरबेंस ही वेव कहलाती है। मतलब क्या है? सपोज कीजिए आप एक रूम में बैठे हो, और रूम, यहाँ पर इस समय पे आपके आसपास की जो एयर है वो मीडियम है, और इस मीडियम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। और बच्चों, जैसे ही आप बोलोगे, जैसे ही आप कोई साउंड प्रोड्यूस करोगे, वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा, और इस डिस्टरबेंस से ही वेव बनती है। तो बेसिकली दैट इज ए वेव। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्लास 9th में वेव के दो टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड द ट्रांसवर्स। तो दोनों को बड़ी ही डिटेल में समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द वेव वाइब्रेट हॉरिजॉन्टली, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या मतलब है इसका? जरा ध्यान से देखिए, एक डायग्राम मैंने बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया है। बच्चों, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं, ये बात मैंने अंडरलाइन की है। हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करते हैं। और वेव भी चल कहाँ रही होती है? हॉरिजॉन्टली चल रही होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक स्प्रिंग लिया, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, ये एक स्प्रिंग हमने लिया। इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेस किया। तो जब इसको कंप्रेस करेंगे बच्चों, जब इस स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, यहां से कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे स्प्रिंग के कुछ पार्टिकल्स, ये स्प्रिंग जो है इस तरफ से टाइट हो जाएगा, एक तरफ से थोड़ा सा खुल जाएगा, फिर टाइट हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, टाइट हो जाएगा, खुल जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर इस स्प्रिंग के इस एक सर्कल को मैं अगर पार्टिकल समझूं, तो ये स्प्रिंग वाइब्रेट कैसे कर रहा है? देखो, ऐसे एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, नजदीक जा रहा है, फिर दूर जा रहा है ना? तो ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन कैसे है? दैट इज ए हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन चल किधर रही है? इस डायरेक्शन में। यानी वाइब्रेशन भी ऐसे हो रही है और चल भी इस डायरेक्शन में रहा है।
तो बच्चों इस तरीके की वेव को हम कौन सी वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब ध्यान से पढ़िए, एक बात आपको ध्यान रखनी है, वेव चल किधर रही है? ये जो स्प्रिंग की वेव है ये चल किधर रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है। और वाइब्रेशन भी किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है। इस तरीके की वेव को हम कौन सी वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों है साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसे हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये बात आप ध्यान रखिए कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हॉरिजॉन्टली मतलब कैसे? ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दूसरी टाइप की वेव है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द वेव आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर। कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक वेव यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। दिस इज अ वेव। और वेव में द पार्टिकल, देखो ये जो एरो दिखा रहे हैं, ये वाली एरो, दैट इज द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल। और वेव चल कहाँ रही है? वेव चल इस डायरेक्शन में रही है। तो बच्चों इस तरीके की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसी चीज को थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। भाई एक पानी का टब है, उसमें पानी एकदम शांत था, और ऊपर से आपने एक स्टोन जो है, एक पत्थर जो है, वो यहाँ पर सेंटर में ड्रॉप कर दिया। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो क्या होगा? इसके चारों तरफ, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये वेव क्रिएट हो गई जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। इस तरीके की ये वेव क्रिएट हो रही है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये वेव वाइब्रेट कैसे कर रही है? ये वेव कुछ इस प्रकार ही उठ रही होंगी, कुछ इस प्रकार, है ना? तो यानी ये जो पानी के पार्टिकल है ये वाइब्रेट तो ऐसे कर रहे हैं ऊपर और नीचे इस प्रकार, लेकिन ये सर्कल चल कहाँ रहे हैं? सर्कल मूव कहाँ कर रहे हैं? बाहर की तरफ। आप देखो ये सर्कल गोल होते होते बाहर की तरफ जा रहे हैं। यानी पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे है और वेव चल ऐसे रही है। कितने का एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर। और बच्चों इसी तरीके की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव है जिसमें पार्टिकल हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव चल इस डायरेक्शन में रही है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या है? पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं और वेव चल ऐसे रही है। यहाँ पर एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड चलता कैसे है। तो बच्चों साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेशन क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस इन द सराउंडिंग एयर। अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, जरा सभी ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये स्पीकर से आवाज आई, वाइब्रेशन के कारण यहाँ पर जो है एक एनर्जी क्रिएट हुई, है ना? एक वाइब्रेशन क्रिएट हुई, एक एनर्जी क्रिएट हुई साउंड के थ्रू। और ये एनर्जी क्या करेगी? आप इस बात को वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। आप एक खाली रूम के अंदर खड़े हो, आपने कुछ बोला, ये जो बोला ये क्या है बच्चों? ये वाइब्रेशन है। आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा और एक एनर्जी आपके माउथ से निकलेगी। ऐसे ही स्पीकर में वाइब्रेशन के कारण एक एनर्जी जो है स्पीकर से बाहर की तरफ निकली। ठीक है, अब आस-पास के एरिया में क्या मौजूद थी? सर एयर मौजूद थी, एयर के पार्टिकल्स मौजूद थे। ये एनर्जी, ये जो एनर्जी जो गई, इस एनर्जी ने क्या किया? इस एनर्जी ने आस-पास के जो एयर के छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे, जो कि मैंने यहाँ पर डॉट के फॉर्म में दिखाए गए हैं, इन पार्टिकल को क्या करा? वो एनर्जी गई और इन पार्टिकल पे जाके टकराई। इन पार्टिकल्स में एनर्जी आ गई और ये एक दूसरे के पास आ गए टकराने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है एक दूसरे के इस हिस्से में नजदीक आए हुए हैं, है ना? टकराए, दूर गए, नजदीक आए, फिर दूर गए, फिर नजदीक आए, फिर दूर गए और फिर नजदीक आए। यानी कि ये जो अपने अपने माउथ से या स्पीकर से जो एनर्जी निकाली थी, इन एनर्जी ने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, पार्टिकल कौन से? उस मीडियम के पार्टिकल,
अगर वाटर में है तो वाटर के पार्टिकल्स, अगर एयर में है तो एयर के पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, क्लोज आते हैं, फिर दूर जाते हैं, क्लोज आते हैं, फिर दूर जाते हैं। और ऐसे क्लोज आते हुए और दूर जाते हुए ही ये साउंड, ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल करती है। और बच्चों इस बात को ध्यान देना कि जब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं तब उसे बोलते हैं रेयरफेक्शन, और जब ये पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्रेशन। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, तो बच्चों साउंड ट्रेवल करता है बाय डूइंग कंटिन्यूअस रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन। और ये एनर्जी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करते हुए ही आपके कानों तक, आपके ईयर्स में जाती है और ईयर्स के ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। और यही वाइब्रेशंस जो आपके ईयर ड्रम पर गिरी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आपके ब्रेन में जाती है और आपको कोई साउंड सुनाई देता है। समझ में आई बच्चों आपको ये बात? ये डायग्राम अभी आप छोड़ देना, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको कंप्रेशन और रेयरफेक्शन समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है। तो मैं समरी एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, यानी सबसे पहले वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन से एनर्जी क्रिएट होगी, वो एनर्जी जाएगी उस मीडियम के पार्टिकल्स के पास, और वो पार्टिकल्स लगातार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करेंगे, जिससे साउंड ट्रेवल करता है। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, अभी मैंने दो तरीके की वेव आपको बताई, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे होते थे, याद है बच्चों? हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे होते थे और चल भी इसी डायरेक्शन में रहे होते थे। क्या ऐसा ही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में हो रहा है? जरा ध्यान से देखिए। पार्टिकल आर वाइब्रेटिंग, यहाँ पे नजदीक आ रहे हैं, यहाँ पे दूर जा रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी पार्टिकल आर वाइब्रेटिंग हॉरिजॉन्टली, which is actually like a longitudinal wave. And बच्चों that's why we can say that sound wave is a longitudinal wave. ये बात आप ध्यान से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये बात मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि साउंड वेव, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये बात याद रखना, एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये पिक्चर मैंने यहाँ पर किस लिए बनाई है? ये पिक्चर मैंने बनाई है, बचपन में हम 6th 7th क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते थे कि बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है? एक मीडियम की जरूरत है? आंसर इज यस, बिल्कुल है। क्यों? आप देखोगे अभी जो मैंने बताया कि साउंड चलता है बाय डूइंग कंटिन्यूअस रेयर फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूअस कंप्रेशन। तो बच्चों वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्यों हो रहा है? जब हमारे पास मीडियम होगा और उस मीडियम में मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। अगर पार्टिकल ही मौजूद नहीं होंगे तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कैसे होगा और हमारा साउंड कैसे ट्रेवल किए करेगा? इसीलिए बच्चों ये बात ध्यान रखना हमेशा कि पार्टिक साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। क्यों है सर? इसलिए है क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन करते हुए, और उसके लिए पार्टिकल्स का होना जरूरी है, तभी तो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी। और अगर मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, लेकिन साउंड को है। और यही प्रूफ करने के लिए हम ये वाला एक्सपेरिमेंट बचपन में परफॉर्म किया करते थे। क्या करते थे? हमने एक ग्लास का ऐसे जार लेते थे और उसके अंदर एक बेल को बजाते थे और सारा वैक्यूम क्रिएट कर देते थे। साइड में पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, इस पाइप से सारी एयर को बाहर निकाल लेते थे, अंदर एक वैक्यूम, एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर देते थे, मतलब एक ऐसी चीज क्रिएट कर देते थे जहां पर कोई पार्टिकल ही मौजूद ना हो, तो हमें बाहर वो साउंड सुनाई ही नहीं देता था। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जिससे हमें ये पता चलता था कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, टू ट्रेवल। ट्रेवल भी लिख सकते हो या फिर प्रोपगेट भी लिख सकते हो। प्रोपगेट का मतलब चलना ही होता है, ठीक है, याद रखना। सो दैट्स वाई साउंड नीड्स ए मटेरियल, ए मीडियम टू प्रोपगेट, चलने के लिए। समझ में आया सभी को? तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ टर्म्स है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए।
सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेवलेंथ की। बच्चों वेवलेंथ क्या होती है, ध्यान से समझना। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसकी यूनिट होती है बच्चों मीटर। देखिए, साउंड भी एक वेव है। ये एक नॉर्मल वेव मैंने रिप्रेजेंट करी है, जहां पर दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस है वाई और एक है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को दिखाया है और वाई एक्सिस पे मैंने कोई डिस्टरबेंस दिखाई है, मीडियम में कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने ऊपर ये डायग्राम आपको दिखाया था, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसी चीज को वेव की फॉर्म में ऐसे बनाया जाता है। ये देखिए नीचे मैंने दिखाया हुआ है, ये वेव। पार्टिकल दूर जा रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। इस रेयर फ्रैक्शन को मैंने ऐसे दिखाया। उसके बाद पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, उसको मैंने ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, और इस प्रकार ये वेव बनाई हुई है। यही वेव मैंने यहाँ पर डिजाइन करके दिखाई हुई है आपको। तो बच्चों वेवलेंथ क्या है? बच्चों ध्यान रखना एक बात, ये जो ऊपर वाले आपको टॉप के पॉइंट नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट। इनको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाले पॉइंट है बच्चों, इनको बोलते हैं ट्रफ। ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। ठीक, तो बच्चों याद रखना, दो कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक से अगला, दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वेवलेंथ। या फिर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। बच्चों वेवलेंथ का सिंबल ये होता है, जो सिंबल बना रहा हो ना, इस सिंबल को बोलते हैं लैम्डा। प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लैम्डा। ऐसे बहुत सारे सिंबल हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे। ये वी को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दो, है ना, ऐसे। इसको बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं न्यू। एक सिंबल आप ये भी पढ़ते हो, इसको बोलते हैं म्यू। ये सिंबल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज वेवलेंथ? दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है बच्चों? वेवलेंथ। और साउंड की टर्म में बात करें, आप जरा इस डायग्राम में भी देखोगे भाई, ये क्या है? दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, और कंप्रेशन इसी चीज से तो डिफाइन कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दो कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। तो दोनों मर्जी बात है, दो आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो, कि या तो बोल दो दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी, या आप ये भी बोल सकते हो कि दो कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। बच्चों लेंथ है, दूरी है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर रहेगी। समझ में है सबको वेवलेंथ क्या है? आगे बढ़ते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कंप्रेशन प्लस नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शन पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है, एक बात ध्यान रखना कि सपोज करो ये एक मैंने आपको वेव दिखाई हुई है, ठीक है, और मैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम लेता हूँ। सपोज करो मैं ये एक टाइम इंटरवल लेता हूँ, ये मेरा एक टाइम इंटरवल है। सपोज करो दिस इज टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक टाइम है, ठीक है। और मैंने दो वेव ली है, पहली वेव मैंने यहाँ पर दिखाई है वेव वन, और एक वेव मैंने यहाँ पर दिखाई है वेव टू। बच्चों एक बात बताओ, एक सेकंड में इस वेव ने कितने साइकिल पूरे करे? साइकिल का मतलब क्या होता है कि यहाँ से वेव चली और ये चलती चलती ऐसे गई और यहाँ पर आके ये एक साइकिल पूरा करती है, एक राउंड पूरा करती है। सो दिस इज फर्स्ट राउंड। फिर ये ऊपर ये आ जाएगा, दिस इज सेकंड राउंड, है ना। इसी को बोलते हैं साइकिल, या इसी को बोलते हैं ओसिलेशन। तो बच्चों पहली वेव एक सेकंड में कितने ओसिलेशन करे या कितने साइकिल पूरे करे? आप बोलोगे सर एक साइकिल पूरा करा। तो बच्चों इसी चीज को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी है कि यूनिट टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ साइकिल एक वेव पूरे करती है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसी एक सेकंड में जो नीचे वाली वेव है वो ज्यादा साइकिल पूरे कर रही है। आप देखोगे ये तो एक साइकिल हो गया, फिर ये यहाँ से एक दूसरा साइकिल हो गया, फिर ये यहाँ से एक तीसरा साइकिल हो। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि
फ्रीक्वेंसी को मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं ना, इसकी इस वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू और इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी न्यू प्राइम। तो आप ध्यान से देखोगे कि न्यू प्राइम इज ग्रेटर देन न्यू, है ना, यानी सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी पहली वेव की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। फिर से बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी क्या है। एक यूनिट टाइम पीरियड में एक वेव कितने साइकिल पूरे करती है, यही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, 1/t। क्या होता है बच्चों, 1/t। टी क्या है यहाँ पर बच्चों, टी है यहाँ पर टाइम पीरियड। टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड। तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट को पर सेकंड भी बोल देते हैं, क्योंकि 1/t है ना, तो पर सेकंड भी इसकी एसआई यूनिट होती है। और इस चीज को हर्ट्स भी बोलते हैं। हर्ट्स इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट सभी को समझ में आया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पिच, व्हाट इज पिच, भाई साउंड कितना तीखा है। एक होते हैं ना कि एक चुभने वाली आवाज है, बड़ी पैनी आवाज है, बड़ी तीखी आवाज है। तो ये जो पिच होती है ना किसी भी साउंड की, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी साउंड की पिच ज्यादा है, आवाज बड़ी तीखी है, बड़ी पैनी है, चुभने वाली आवाज है, इसका मतलब कि उस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये बात याद रखेंगे। ऑल्दो फ्रीक्वेंसी दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, पिच जो है दूसरे फैक्टर पर भी डिपेंड करती है कि भाई किस ऑब्जेक्ट से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर किस टाइप के ऑब्जेक्ट से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बट मेजरली अगर मैं जनरली बात करूं, तो पिच इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। यानी आवाज कितनी तीखी है, ये पैनी है, ये डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है साउंड की। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों, तो बच्चों द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल of the medium from their original undisturbed position is called the amplitude। ये फिर से मैंने एक वेव बनाई। तो बच्चों मैंने बताया था कि जो y, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्टिकल की, ये जो दूरी है ना वेव की, इसी चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट भी इसकी क्या रहती है, मीटर। तो इसी चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। बच्चों एक बात याद रखना, चलो खैर इस चीज को बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, सिंपल सी चीज है, टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। भाई एक वेव है, ये मैंने यहाँ पर एक वेव बनाई, ठीक है, दिस इज अ वेव, पहला साइकिल, ये पहला साइकिल हो गया, उसके बाद ये दूसरा साइकिल हो गया। बच्चों एक साइकिल पूरा करने में, इस वेव के एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगा, वही टाइम ही आपका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। समझ में आई सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब क्या होता है, साउंड का तेज होना। देखो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिच के बारे में बताया। पिच क्या है, साउंड कितना तीखा है, कितना पैना है, कितना चुभने वाला है। तो दैट पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। बट अगर मैं बोल रहा हूँ साउंड कितना तेज है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं कहूँ किसी साउंड, कोई साउंड कितना लाउड है, कितना जोर से है, कितना तेज है, इसका मतलब उसका क्या चीज ज्यादा है बच्चों, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। क्लियर है बच्चों सभी को बात। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इन यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब एक वेव बच्चों, दिस इज अ वेव, ओके, दिस इज अ वेव, ये वेव ट्रेवल कर रही है बच्चों, 1 सेकंड में इस वेव ने कितनी दूरी तय करी, वही क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो आप सभी को पता है कि जो वेलोसिटी होती है बच्चों, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्चुअली में क्या है, ये वेवलेंथ लैम्डा ही तो है। भाई वेव जब चल रही है तो वेवलेंथ लैम्डा की तो बात होती है डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं। और ये क्या है, टाइम पीरियड। यानी वी कैन से दैट v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, या फिर लैम्डा इंटू 1/t। तो बच्चों v विच इज द वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t क्या होता है, अभी बताया 1/t तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो लैम्डा
लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके। ओके, तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो बच्चों, ये आपका यहाँ पे जो है फॉर्मूला बन गया, दैट इज न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। ओके, और ये v जो है दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को वेव इक्वेशन बोलते हैं। कई बार ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है, इस वेलोसिटी को c भी ले लिया जाता है, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जब लाइट की स्पीड से कोई वेव चले तो ये v c में बदल जाता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो आप ये फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, तो ये भी और एक ये भी, दोनों से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। तो बच्चों, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड कैसे डिपेंड करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो साउंड की स्पीड है ना बच्चों, तीन चीजों के कारण अफेक्ट होती है। कितनी चीजों के कारण, तीन चीजों के कारण। कौन कौन सी, सबसे पहले आती है डेंसिटी, द सेकंड वन इज टेम्परेचर, और जो लास्ट है दैट इज ह्यूमिडिटी। डेंसिटी की बात करें बच्चों, हमारा जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डेंस होगा ना, वो उतना ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करने लायक होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ सॉलिड्स, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। जैसे कि मेटल, मेटल की जो बेल होती है, आप देखोगे मेटल की बनी हुई है, सॉलिड है, उससे ज्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यानी डेंसिटी का असर पड़ता है साउंड की स्पीड पर। दूसरी अगर बात करें टेम्परेचर का, बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर के बढ़ाने से साउंड इजीली, साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी, साउंड इजीली ट्रेवल कर पाएगा। क्यों, आप देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर मैं किसी, सपोज करो ये हमारे आसपास जो एयर है इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इस मीडियम के, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और जब इन पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे, तो उतना ही ज्यादा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन उतना ही जल्दी होगा। इसका मतलब साउंड इजीली ट्रेवल कर सकता है। ऐसे ही ह्यूमिडिटी को हम बढ़ा देंगे, तब भी जो है साउंड की स्पीड जो है, साउंड इजीली ट्रेवल कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, कि हवा के अंदर और पार्टिकल्स ऐड कर देना। भाई यही तो मतलब है। अगर मैं किसी मीडियम की ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं वहां पर पार्टिकल्स बढ़ा रहा हूं। किसके पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स, है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उतने ही ज्यादा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होंगे। तो यानी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दे तब भी साउंड हमारा इजीली ट्रेवल करेगा। तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सोनिक बूम। तो बच्चों सोनिक बूम क्या है, when object travels in air with a speed greater than that of the sound, it produces sound with high energy that is known as sonic boom। यानी जब भी एक ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा चले, ये जो साउंड की स्पीड होती है बच्चों, नेचुरल कंडीशंस में अगर आपसे पूछे कि साउंड की स्पीड क्या है, तो बच्चों ओके, तो बच्चों जो नॉर्मल कंडीशन में एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 340 के आसपास होती है, 340 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। अगर किलोमीटर पर आवर में बात करें तो ये लगभग 1235 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। ठीक है, यानी एयर में जो साउंड की जो स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस स्पीड से ज्यादा, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, सोनिक बूम। अब आप ध्यान से देखो, 1235 किलोमीटर पर आवर बड़ी फास्ट स्पीड होती है ना। और सोनिक बूम के रियल एग्जांपल क्या है, सबसे इजी एग्जांपल है जो आपके फाइटर जेट्स होते हैं। आप देखोगे जब भी फाइटर जेट्स आप हवा में उड़ते हुए देखोगे तो उनके पीछे ना ये जो
आपको ये बादल सा नजर आ रहा है, ये क्रिएट होता है वहां पे। क्यों? क्योंकि जब ये जो फाइटर जेट चल रहा होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो साउंड की वेलोसिटी से काफी ज्यादा होती है। तो जब बड़ी फास्ट वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो बच्चों जो आसपास की एयर है, उस आसपास की एयर में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है। ये जो आसपास के जो एयर के पार्टिकल्स होंगे ना, यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि ये बड़ी फास्ट स्पीड से आ रहा है। इतना हाई प्रेशर क्या करता है, एक तरीके से शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, शॉक वेव। और यही शॉक वेव प्रोड्यूस करती है सोनिक बूम। इसको मैंने यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू भी आपको रिप्रेजेंट करके हुए दिखाया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से एक बार देख सकते हैं। तो व्हाट इज सोनिक बूम? जब भी एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करे, तो वो एक शॉकिंग वेव प्रोड्यूस करता है, जो कि एक साउंड के रूप में आती है। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सोनिक बूम। सिंपल, बस इतना ही पेपर में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? देखिए, बचपन में क्लास 7th में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे। ऐसे ही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, की साउंड भी लाइट की तरह ही रिफ्लेक्शन दिखाता है। कैसे? यहाँ से मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस हुआ, और ये साउंड यहाँ पर गया और एक सरफेस से जाकर टकराया। तो ये जो वेव जा रही है, इनिशियली जा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट साउंड वेव। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट साउंड वेव। और ये इंसिडेंट साउंड वेव टकराई, इस वॉल से टकराई, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो इंसिडेंट साउंड वेव नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसे बोलते हैं एंगल आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल। इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। टकराई, टकराकर वो रिफ्लेक्ट हो गई, और इस रिफ्लेक्टेड साउंड को क्या बोलते हैं? दैट इज रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। और ये नॉर्मल के साथ जो ये वाला एंगल बनता है, इसे बोलते हैं एंगल आर, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल समझ में आया सभी को? तो इसी चीज को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। यानी जब कोई भी साउंड जब चलेगा, तो वो किसी भी चीज से टकरा कर क्या होएगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? और जैसे ही हमारे पास लाइट के रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते थे, वैसे ही हमारे पास साउंड के रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या? पहला लॉ क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? दैट इज द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। क्या होंगे? जो आपकी इंसिडेंट साउंड वेव है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, और नॉर्मल है, ये सारे सेम प्लेन में होंगे। आप देखो सेम प्लेन में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन है, तो सेम प्लेन में है। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल आई, ये बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है? तो इन्हीं दो लॉ से क्या बना है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और इसी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम दो टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज इको एंड रेवर्बरेशन। बच्चों एक इको क्या है? The repetition of sound caused by the reflection of sound wave is called an echo. Example, clapping or shouting near a tall building or mountain. बच्चों आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी बड़े पहाड़ की खाई के नजदीक जब आप खड़े हो, या फिर बड़ी बिल्डिंग के नजदीक आप खड़े हो, और जब आप जोर से चिल्लाओगे, तो आपको जो अपना साउंड है ना, वो बार बार रिपीट होता हुआ सुनाई देगा। ये टर्म याद रखना। कैसे सुनाई देगा? रिपीट होता हुआ सुनाई देगा। और बच्चों उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एको। तो एको कब प्रोड्यूस होती है? जब भी आप किसी बड़े माउंटेन की खाई के पास, या फिर किसी बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग के पास जब आप खड़े होगे, तब वहां पर आपको अपनी आवाज रिपीट होते हुए सुनाई देगी। उसी चीज को एको बोलते हैं। तो बच्चों रेवर्बरेशन क्या है? ध्यान से पढ़ो। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड in a big hole due to the repeated or multiple reflections of sound। किससे? वॉल से, सीलिंग से, या फ्लोर से। तो बच्चों जब आप एक बड़े हॉल के अंदर आप खड़े हो, और तब आपने एक आपने सपोज कीजिए आपने चिल्लाया, आपने जोर से आवाज निकाली, तो वो साउंड आपको परसिस्टेंस यानी लगातार बने हुए वो आपको उस हॉल में सुनाई देगी।
तो ये लगातार उस साउंड का उस रूम में मौजूद रहना, बने रहना, यही रेवर्बरेशन कहलाता है। दोनों में अंतर है बच्चों, इस बात को ध्यान देना। एको में और रेवर्बरेशन में अंतर है। क्या अंतर है? एको क्या है? रिपीटिशन ऑफ साउंड है। व्हाट इज एको? रिपीटिशन ऑफ साउंड। एंड व्हाट इज रेवर्बरेशन? परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? बने रहना। क्या होता है? बने रहना। इस चीज को बड़ी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करा है। जरा सा एक बार इसको समझे और इसको समझे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? हेलो 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 हेलो। ये दिस इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड। क्या है ये? रेपिटिशन ऑफ साउंड हो रही है। जब भी रेपिटिशन होती है साउंड की तो उसको एको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका साउंड, आपने हेलो बोला, वो लंबा चलते हुए आपको सुनाई दे रहा है। देखो कंटिन्यूअस है। इसी चीज को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस। साउंड आपको बना हुआ सुनाई दे रहा है। और दोनों ही किस कारण होते हैं? दोनों ही बच्चों रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। दोनों किसके कारण होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होते हैं। तो बच्चों ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि एको क्या है और रेवर्बरेशन क्या है। एको का मतलब है रिपीटिशन ऑफ साउंड, और जो रेवर्बरेशन है बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साउंड का बने रहना। एक और बात बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जो एको होती है इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि मैं कह रहा हूं रिपीटिशन ऑफ साउंड हो रही है, तो रिपीटिशन ऑफ साउंड होने का मतलब है कि जब आपको पहला साउंड सुनाई दिया और जो आपको दूसरा साउंड सुनाई दिया, इन दोनों साउंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कम से कम 0.8 सेकंड का होना चाहिए। तभी आप दो साउंड को अलग अलग आप पता कर सकते हो। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली में बच्चों क्या है, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो, अगर आपने हमारे ब्रेन को दो अलग अलग साउंड सुना दिए और वो इस टाइम इंटरवल्स के बीच में सुना दिए, सपोज करो एक साउंड आया आपके दिमाग में और 0.1 सेकंड से पहले ही आपको दूसरा साउंड सुना दिया गया, तो आपका ब्रेन समझ ही नहीं पाएगा, डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि आपको दो अलग अलग साउंड सुनाई दिए हैं। तो एको की कंडीशन क्या होती है कि पहला साउंड और दूसरे साउंड के बीच में मिनिमम इतना टाइम इंटरवल तो जरूर होगा। और दूसरा दूसरा ये है कि मैंने कहा ना कि एक बड़ी बिल्डिंग के पास आप खड़े हो और वहां पे खड़े होके आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये जो दूरी है आपके बीच में, इस ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में और आपके बीच में जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो दूरी है, ये दूरी मिनिमम 17.2 मीटर तो होनी ही चाहिए। दैट इज द कंडीशन फॉर एको। एको कब प्रोड्यूस होगा? कि दो रिपीटिशन साउंड में 0.1 सेकंड का गैप होगा और आप में, यानी जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उस ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में 17.2 मीटर की दूरी होगी। अगर ये है तभी एको प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको रेवर्बरेशन और एको क्लियर है। रेवर्बरेशन के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। रेस्टोरेंट्स में आपको अपनी आवाज जो है वो परसिस्टेंटली सुनाई देती होगी। जिम्स में, पेट सेंटर में, शावर्स में, कॉन्फ्रेंस रूम में, हॉल्स में आपको इस तरीके की परसिस्टेंट साउंड सुनाई देती है। तो दोनों में आपको अंतर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दैट इज रेंज ऑफ हियरिंग। बच्चों एक बात याद रखना, हियरिंग मतलब सुनना। जो हमारे ह्यूमन ईयर्स है वो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं? फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो हर्ट्स होती है। तो एक इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ही सुन सकता है। और इसी रेंज को ही हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी या ऑडिबल रेंज बोलते हैं, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। देखो, अगर साउंड आपका लगभग 20 से 20,000 के बीच में है तो उसी साउंड को इंसान सुन सकता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा, जो इससे कम वाला साउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का आपका साउंड है तो बच्चों उसको हम बोलेंगे इंफ्रा साउंड। और अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा साउंड। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इंफ्रासाउंड क्या? कि जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी रेंज में हो, यानी कि 20 से कम हो, और 20,000 से अगर ज्यादा है तो उसे बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। तो बच्चों ह्यूमन ईयर्स, इंसानी कान, केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ही बड़े अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर डॉग्स जो होते हैं, वो जो है वो 25 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये बात याद रखना। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इंफ्रासोनिक साउंड को कौन
बेसिकली कौन प्रोड्यूस कर सकता है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया, हाथी। जो हाथी होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, या फिर वेल्स जो होती हैं बच्चों, वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइनोसोर्स जो होते हैं, राइनोसोर्स ये भी बच्चों इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करने वाले कौन होते हैं जो सुन सकते हैं? जैसे कि डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड को या अल्ट्रासाउंड को सुन सकता है। बैट्स जो है, बैट्स प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को बैट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज होती है और कौन कौन इसे सुन सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, अल्ट्रासाउंड की या अल्ट्रासोनिक साउंड की तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। मान लो अगर आपको मेटल्स में जो ज्वेलरीज वगैरह होती है, मेटल्स होते हैं, मेटल्स में अगर आपको क्रैक्स के बारे में पता करना हो कि भाई मेटल्स में क्रैक्स कहाँ पर है, तब भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा इसका यूज है। एक होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इस तरीके की साउंड वेव भेज के एक पिक्चर क्रिएट की जाती है उन ऑर्गन्स की। तो वहां से हम मेडिकल सेक्टर में भी इसका काफी ज्यादा यूज है। तो बच्चों, आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी को ये सारे टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से थोड़े कम ही बनते हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल्स बच्चों जो बनते हैं वो केवल इसी फॉर्मूले से बनते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू।